हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू विधि वर्डिक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिमिनल ट्रायल के बारे में। बट उससे पहले हम थोड़ी बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि एफआईआर क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन कब स्टार्ट होती है, अरेस्ट कब होता है, और पुलिस रिपोर्ट किस कोर्ट में किस मजिस्ट्रेट के सामने सबमिट होती है। तो इन सब के बारे में डिस्कस करने से पहले हम एक स्टोरी डिस्कस करते हैं उसको। एक लोग एक मर्डर केस की स्टोरी को डिस्कस करते हैं, ताकि हम इन सब टर्म्स को अच्छे से समझ पाएं। तो कोई भी आप सिटी ले सकते, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कोई भी। तो किसी शहर की एक फैमिली है, वो नाइट पार्टी के लिए जाती है, एक फैमिली। बट एक अपने 18 साल के बच्चे को घर पे ही छोड़ के चली जाती है। मे भी कोई भी रीजन हो सकता है, वो बीमार है, वो जाना नहीं चाहता, कोई भी रीजन हो सकता है। बट वो नाइट पार्टी करने के बाद जब सुबह 5-6 बजे घर पे आती है, तो वो देखते हैं कि उनके बेटे की डेड बॉडी मिलती है उनके घर पे। अब जैसे ही डेड बॉडी मिलती है, वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। जैसे ही पुलिस को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देते हैं ना, वैसे ही यहाँ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है उसको। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर होते ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए उनके घर पे पहुंचती है, उनके घर में छानबीन करती है। तो सीसीटीवी फुटेज में जो है वो देखती है कि एक 6 फीट की हाइट का कोई इंसान ब्लैक शर्ट में और ब्लैक ट्राउजर में आता है। और उसके हाथ में है ना, और उसके हाथ में एक गन होती है। ये सीसीटीवी फुटेज से पता लग गया। लेकिन उसका जो फेस है वो नहीं दिख पा रहा। सीसीटीवी फुटेज में उसका फेस नहीं दिख पा रहा। ना ही कोई जिस वेपन से मर्डर किया गया है वो वेपन मिला है अभी तक। कोई भी मतलब घर में और कोई सबूत नहीं मिला है। जो सीसीटीवी फुटेज है, उसमें 6 फीट हाइट, ब्लैक ट्राउजर और ब्लैक शर्ट में, टी शर्ट में दिख रहा है। अब वहीं घर के पास कोई शॉप की दुकान होती है। अब वो शॉप वाले से पूछते हैं कि आपने कुछ देखा, तो शॉप वाला कहता है कि हाँ, कल रात को 8 से 9 बजे एक मतलब 6 फीट हाइट का लड़का, और यही ब्लैक शर्ट, ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में पहने हुए, यहाँ घर के आसपास जो है घूम रहा था। और घर के सामने ही शॉप की दुकान थी, तो उसको पता था। तो 8-9 बजे उसने कम से कम 10-12 राउंड मारे घर के, और उसके बाद वो नहीं दिखा। तो पुलिस ने बोला कि क्या आप उसको पहचान लोगे? तो बोला हाँ, पहचान लेंगे। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ उसका अरेस्ट भी करना चाहती है, मतलब उसकी छानबीन भी चल रही है। जिस बंदे ने मर्डर किया था उसकी भी छानबीन चल रही है। अब मान लो कल 2-3 दिन बाद उसको अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। वो अरेस्ट हो गया। अभी ये नहीं पता कि उसी बंदे ने अरेस्ट किया था। पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया, इस इस हुलिये के बेसिस पे किसी को अरेस्ट कर लिया, 6 फीट की हाइट वाले को। और उसने क्या क्या पहन रखा था, उस बेसिस पे पुलिस ने किसी को अरेस्ट कर लिया। अब पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, तो पुलिस क्या करवाती है सबसे पहले? टीआईपी करवाती है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, टीआईपी। टीआईपी सेक्शन 54 बीएनएसएस के अंडर में होता है। इसका मेन पर्पज ये होता है दोस्तों कि हमने हुलिये के बेसिस पे किसी का अरेस्ट तो कर लिया, बट क्या वो वही पर्सन है जिसने मर्डर किया था? उसके लिए हम जो ये विटनेस है ना, शॉप, जो ये जिसकी शॉप थी, ये विटनेस बना हुआ है कि उसने 8-9 बजे इस घर के आसपास एक लड़के को देखा था, जो कि 10-12 राउंड उसने घर के आसपास मारे, और फिर वो नहीं दिखा। तो अब पुलिस इस विटनेस को बुलाती है, इसका नेम मान लो, एक्स मान लो। इस एक्स को बुलाती है, और इसी कदकाठी के 4 लड़कों को खड़ा कर देती है। और उनमें से ही एक जिसको ये अरेस्ट करती है पुलिस, वो भी होता है। अब एक्स आता है, एक्स उसको पहचान लेता है कि हाँ, यही पर्सन था। टीआईपी कराने का एक और पर्पज होता है दोस्तों। जब आपने देखा हो कि पुलिस किसी को भी अरेस्ट करती है ना, तो उसका फेस को ढक देती है। उसका रीजन ये होता है कि जो विटनेस होता है, क्या पता उसकी मेमोरी इतनी शॉर्ट हो कि वो ना सोच पाए कि वो कैसा था, उसका रंग कैसा था, वो कैसा दिखता है, वो ना याद कर पाए।
इसलिए उसके चेहरे को ढक देती, क्योंकि अगर उसको चेहरे को ना ढके तो मीडिया में उसकी फोटो लीक हो जाएगी। मान लो न्यूज़पेपर में आ गई कल को, किसी न्यूज़ चैनल में आ गई, और एक्स ने उसके चेहरे को देख लिया न्यूज़पेपर में, तो कल को वो जाएगा जब टेस्ट टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए, जब पुलिस उसको बुलाएगी कि आप पहचानिए इन चारों में से कौन है, तो क्या पता वो जब मर्डर हुआ वो उस दिन का रिकैप ना कर पा रहा हो, और जो उसने न्यूज़पेपर में उसकी फोटो देखी या न्यूज़ चैनल में जिसकी फोटो देखी, क्या पता वो उसके बेसिस पे उसको जज कर पाए, हाँ इसको मैंने देखा था, इसकी फोटो मैंने देखी हुई है पहले, यही होगा। तो इन सब से बचने के लिए पुलिस टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराती है, और उससे उस अरेस्ट किए गए पर्सन का चेहरा तब तक नहीं दिखाती जब तक उसकी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड ना हो जाए। अब जैसे ही उसकी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हुई, एक्स ने उसको पहचान लिया, ने उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया 24 आवर्स के अंडर में, और उसको रिमांड पे ले लिया। जैसे ही उसको रिमांड पे लिया, उसने दो डंडे लगते ही पुलिस के सामने कन्फेस कर दिया। अब यहाँ आपको एक और बात बता दूं कि अंडर बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जब पुलिस को दिया हुआ कन्फेशन की कोई वैलिडिटी नहीं होती, जब तक वो कन्फेशन मजिस्ट्रेट के सामने ना स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई हो, वो कन्फेशन वैलिड नहीं होता। आप पुलिस को कोई भी कन्फेशन दे दें, उसकी कोई वैलिडिटी, बट पुलिस को दिया गया कन्फेशन से अगर कोई डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हुई है ना, कोई मान लो डिस्कवरी हो गई, उसने बता दिया, जैसे इस केस में मान लो उसको उसने कन्फेशन किया पुलिस के सामने, और उसने बोल दिया कि हाँ मैंने ही मर्डर किया था, मेरी उससे कोई रंजिश थी, और मैंने उसका, उसके घर में कोई था नहीं, मैंने उसका फायदा उठाते हुए उसका मर्डर कर दिया, और जिस भी वेपन से उसका मर्डर किया था ना मैंने, वो मैंने किसी तालाब के किनारे छुपा दिया। ये उसने कन्फेशन कर लिया। अब इस कन्फेशन से पुलिस ने डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स कर ली। पुलिस उस तालाब के किनारे गई, उसको वो वेपन मिल गया, मान लो बंदूक थी, बंदूक मिल गई उसको, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हो गई। अब पुलिस इसको एफएसएल के लिए भेजेगी, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में, एफएसएल रिपोर्ट रिपोर्ट आएगी इसकी। अब उस रिपोर्ट को पुलिस पुलिस रिपोर्ट में सबमिट करेगी मजिस्ट्रेट के सामने। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो यहाँ पे खत्म हो जाती है। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हुई, उसने कन्फेशन दे दिया, टीआईपी करवा ली, पुलिस रिपोर्ट जैसे ही अपनी चार्जशीट तैयार करेगी और उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगी, सबमिट कर देगी। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है दोस्तों। इन्वेस्टिगेशन पुलिस रिपोर्ट सबमिट होते ही खत्म हो जाती है। अब देखते हैं कि किस मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस सबमिट करेगी पुलिस रिपोर्ट। उससे पहले हम कोर्ट की हायरार्की समझेंगे दोस्तों, कि एक एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या एक कोर्ट में कि किसकी क्या जुरिडिक्शन रहती है, और पुलिस रिपोर्ट किसको सबमिट की है, और ट्रायल किस कोर्ट में चलेगा। उससे पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये एक डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए आप। फॉर एग्जांपल आप हिसार डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए। हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबसे नीचे की जो कोर्ट होगी ना, सबसे नीचे का जो मजिस्ट्रेट होगा वो होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। उसके बाद कोर्ट आएगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की। उसके बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आ जाएगा। उसके बाद एडिशनल सेशन जज, और फिर कोर्ट ऑफ सेशन बोल लीजिए या फिर सेशन जज बोल लीजिए। इनमें क्या डिफरेंस होता है दोस्तों? जब हम बीएनएसएस के चैप्टर 2 को पढ़ेंगे ना, उनमें इनका डिफरेंसेस बता रखे हैं कि इनमें क्या क्या पनिशमेंट की पावर्स हैं, और इनकी जुरिडिक्शन क्या है, ये सब बीएनएसएस में बता रखे हैं। तो चीफ जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होता है, उसके पास केवल 1 साल की सजा देने की पावर है, और वो 10,000 तक का जुर्माना दे सकता है, पनिशमेंट दे सकता है, 10,000 फाइन कर सकता है। ऐसे ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास होता है, उसके पास 3 ईयर की पावर है पनिशमेंट देने की, और वो 50,000 तक का फाइन दे सकते हैं। ऐसे ही चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास 7 ईयर की पनिशमेंट देने की पावर है। उसके बाद एडिशनल सेशन जज और सेशन जज के पास, दोनों के पास लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस देने का पावर। बट डेथ सेंटेंस देने के लिए उनको हाई कोर्ट की परमिशन की जरूरत है।
जब वो डेथ पेनल्टी देगी तो वो हाई कोर्ट से परमिशन लेगी कि इस बंदे को, इस एक्यूज्ड को डेथ पेनल्टी देनी है। ये तो हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बट अगर वैसे ही ऐसे ही जैसे हिसार की कोई सब डिस्ट्रिक्ट है, हांसी मान लीजिए, हांसी की कोर्ट में कौन कौन से मजिस्ट्रेट होंगे? उसमें सबसे नीचे होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। और जैसे डिस्ट्रिक्ट में सीजीएम होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, वैसे ही सब डिवीजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है सब डिस्ट्रिक्ट में। इसकी पावर भी उतनी होती है, 7 ईयर की पनिशमेंट दे सकता है ये 3 साल तक की पनिशमेंट दे सकता है, और ये 1 साल तक की पनिशमेंट दे सकता है। बट यहाँ पे मर्डर केस हुआ है, तो मर्डर की जो मिनिमम पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजमेंट है और डेथ है। मिनिमम पनिशमेंट ये है मर्डर की। बट वो किस कोर्ट में जाएगा सबसे पहले, मतलब पुलिस रिपोर्ट किस कोर्ट में सबमिट होगी? तो दोस्तों, जब एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हम हायरार्की समझते हैं ना, तो जो ये सबऑर्डिनेट कोर्ट होती है, जैसे कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। वैसे हम आपको बता दें कि हरियाणा में जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की कोई पोस्ट नहीं होती। हरियाणा में स्टार्टिंग जो होती है सबऑर्डिनेट कोर्ट की, जो स्टार्टिंग होती है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से होती है। अब एक डिस्ट्रिक्ट में मल्टीपल्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो सकते हैं। मान लो एक हिसार डिस्ट्रिक्ट में एक दो तीन चार 5 जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं, और उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। उसके बाद एडिशनल सेशन जज भी मल्टीपल्स हो सकते हैं। अब जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है ना, उसकी ज्यूरिसडिक्शन निर्धारित होती है, और वो होते हैं पुलिस स्टेशन के हिसाब से। जैसे पुलिस स्टेशन फर्स्ट है, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के मतलब नंबर 1 के पास चला गया। फिर पुलिस स्टेशन 2 जो है वो 2 के पास चला गया। 3 जो है 3 के पास चला गया। ऐसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे पुलिस स्टेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास हों। 3 4 दोनों ही सेकंड फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास हों। 3 4 मल्टीपल्स भी हो सकते हैं। तो जो हमारा मर्डर केस हुआ था वो मान लेते हैं हम पुलिस स्टेशन फर्स्ट में हुआ था। अब पुलिस स्टेशन फर्स्ट आता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की ज्यूरिसडिक्शन में आता है। तो पुलिस उसको, पुलिस रिपोर्ट उसको सबमिट करेगी। अब इसकी सजा कितनी है, इसकी पावर कितनी है? 3 ईयर। बट मर्डर में हम जब पनिशमेंट की बात करते हैं तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ की पनिशमेंट है मिनिमम। तो क्या ये उसको ट्राई कर सकता है? अब पुलिस रिपोर्ट इसके पास सबमिट होगी। अब ये अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा उस पर। जुडिशियल माइंड इन द सेंस कि वो कोग्निजेंस लेगा उसके ऊपर, उस चार्जशीट को पढ़ेगा। अगर वो चार्जशीट और पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे उसके ये लगेगा कि हाँ, इसमें जो एक्यूज्ड है, जो मर्डर हुआ है, वो मेरी ट्रायल से बाहर है, और मैं उसको ट्रायल ट्रायल नहीं कर सकता, और वो कोर्ट ऑफ सेशन या एडिशनल सेशन जज के पास जाना चाहिए, तो वो उसको सबमिट करता है, सबमिट तो सॉरी, कमिटल कर देता है वो उसको। वो कमिटल कर देता है एडिशनल सेशन जज को या सेशन जज को, किसी को भी, क्योंकि दोनों के पास पावर है। ये सीनियोरिटी के हिसाब से होता है। एडिशनल सेशन जज और सेशन जज, इन इन दोनों में जिसकी सीनियोरिटी होगी वो सेशन जज बन जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन, और जिस जो नहीं है वो एडिशनल सेशन जज बन जाएगा, लेकिन पावर दोनों के पास सेम है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ। अब पुलिस रिपोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास सबमिट हुई, उसने कमिटल कर दिया एडिशनल सेशन जज के पास कोग्निजेंस लेने के बाद। अब जो है ट्रायल जो है वो एडिशनल सेशन जज या कोर्ट ऑफ सेशन में चलेगी, क्योंकि इनके पास ही वो पावर है। तो कोर्ट हायरार्की आप समझ गए होंगे। लेकिन जो हमने, जैसे कि हमने बात की कि 1 साल सेकंड क्लास, थर्ड 3 साल की पावर जो है फर्स्ट क्लास के पास है, 7 साल की जो पावर है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ जो है सेशन जज के पास होती है। लेकिन जब आप शेड्यूल फर्स्ट पढ़ेंगे ना, बीएनएसएस की शेड्यूल फर्स्ट जब आप पढ़ेंगे, तो उसमें देखिए आप, जैसे कि वहाँ वहाँ ये लिखा होगा, सेक्स ऑफेंस लिखे होंगे, उनकी पनिशमेंट क्या होगी,
कोग्निजेबल है या नॉन कोग्निजेबल है, बेलेबल है नॉन बेलेबल है, और किस कोर्ट से वो ट्राइबल है, कौन सी कोर्ट उसको ट्राई कर सकती है। अब जैसे सेक्शन 139 है, किडनैपिंग ए चाइल्ड फॉर सपोजिंग ऑफ बेगिंग, तो इसमें मिनिमम जो सजा है ना वो 10 साल की है, कि रिग्रेस इम्प्रीजमेंट नॉट बी लेस देन 10 ईयर बट विच मे एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रीजमेंट एंड फाइन। 10 साल की सजा है और वो लाइफ इम्प्रिजमेंट तक जा सकती है। लेकिन हमने अभी यहाँ क्या पढ़ा था कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये होता तो फर्स्ट क्लास ही है, ये सीनियोरिटी के हिसाब से जुडिशियल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पोस्ट पे होता है। लेकिन इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 7 साल। लेकिन यहाँ पे सेक्शन 139 में क्या लिखा हुआ है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ट्रायल कर सकते हैं। यहाँ तो 10 साल से ज्यादा की सजा है और लाइफ इम्प्रिजमेंट, क्या वो ये दे सकता है? लेकिन यहाँ शेड्यूल में ट्रायबल बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है। ऐसे ही आप सेक्शन 356 देखिए, डिफामेशन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ और द वाइस प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ ए स्टेट, इसमें सिंपल इम्प्रिजमेंट फॉर 2 ईयर है, फाइन है, और कम्युनिटी सर्विस है। नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है। बट ट्राइबल क्या है, कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन के पास तो लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ जिनकी पनिशमेंट है वो केस वो ट्राइबल कर सकती है। लेकिन यहाँ तो केवल 2 साल की सजा, ये तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में जाना था ट्रायल के लिए, बट ये कोर्ट ऑफ सेशन में गया। तो इन ऐसी कॉन्ट्राडिक्शंस में हम केवल दोस्तों शेड्यूल को फॉलो करेंगे। जो बीएनएसएस के आपका बेयर एक्ट है उसके लास्ट में जो शेड्यूल दी गई है ना, केवल हम उसी को फॉलो करेंगे। अब जैसे कि अब आप क्वेश्चन ये आ रहा होगा आपके मन में कि 10 साल से ज्यादा की सजा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कैसे दे सकता है? उसकी तो पावर ही 7 साल की है ना, वो तो केवल 7 साल की सजा दे सकता है। इसमें क्या है दोस्तों, जब कोई केस आता है मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में और वो केस रन करता है, तो पुलिस को अगर अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि ये 7 साल से इसको ज्यादा की सजा मिलनी चाहिए, तो वो उसको कमिट कर देता है कोर्ट ऑफ सेशन में। कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर देता है कि सर मेरे पास 7 ईयर की ही पावर है पनिशमेंट देने की, और यहाँ इसको सजा जो है ज्यादा मिलनी चाहिए, 10 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलनी चाहिए, तो वो कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर देता है। लेकिन वो जो उसका ट्रायल चलेगा वो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में ही चलेगा। ऐसे ही मतलब जो फर्स्ट शेड्यूल में लिख दिया ना कि इसकी कोर्ट में ट्रायल चलेगा, और कौन सा ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल, कौन सा ऑफेंस मतलब कोग्निजेबल है नॉन कोग्निजेबल है, वो फर्स्ट शेड्यूल से ही गवर्न होगा। फर्स्ट शेड्यूल में जो लिख दिया वो लिख दिया वही होगा, चैप्टर 2 में चाहे कुछ भी लिखा हो। अब दोस्तों समझते हैं क्रिमिनल ट्रायल के स्टेजेस के बारे में। हमने एफआईआर समझ ली। एफआईआर रजिस्टर होती है सेक्शन 173 चैप्टर 13 के अंडर में। सेक्शन 173 के अंडर में एफआईआर रजिस्टर होती है। अब जैसे यहाँ पे कौन कौन से चार्जेस लगे थे एफआईआर में? एफआईआर में 103 मर्डर के चार्जेस लगे थे। अब ऐसे तो चार्जेस तो बहुत लगे हैं, जैसे 331 है, क्रिमिनल हाउस ट्रेस पास है, कि भाई रात को अगर हाउस ट्रेस पास किया जाए। 331 से लेके 334 तक के सेक्शंस हैं इसमें, तो ये भी लगेंगे। बट मेन चार्ज जो है वो है 103, इसके अंडर में जो उसकी एफआईआर रजिस्टर होगी। अब हमने देखा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी होगी, एफएसएल रिपोर्ट भी आ चुकी है, उसका टीआईपी भी हो चुका है, और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की। उसी के साथ साथ पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट गवर्न होगा चैप्टर 5 बीएन, ये सब बीएनएसएस के अंडर में है, हम बीएनएसएस की बात कर रहे हैं। तो चैप्टर 5 सेक्शन 35 से 62 के बीच में अरेस्ट होगा। अरेस्ट होने के बाद जो एक्यूज्ड है वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, चैप्टर 31 सेक्शन 413 से 435। और वो अरेस्ट होने से पहले भी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसको हम एंटिसिपेटरी बेल बोलते हैं। ये भी चैप्टर 31 सेक्शन दिस एंड दिस में ही रेगुलेट होगा। और वो एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है अगर उसको ये लगता है कि मुझे पुलिस झूठा अरेस्ट कर सकती है, किसी झूठे केस में अरेस्ट कर सकती है, तो ही वो एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। और जरूरी नहीं उसको मिले ना मिले, वो कोर्ट की डिस्क्रिशन है। एंटिसिपेटरी बेल जो हमेशा हाई कोर्ट
या फिर सेशन कोर्ट, यही अलाउ कर सकते हैं एंटिसिपेटरी लीव। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होते ही चार्जशीट, जिसको हम पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं, सेक्शन 193, ये भी चैप्टर 13 में ही गवर्न होगा, इसको पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर देती है। हमने पढ़ा कि पुलिस स्टेशन के हिसाब से मजिस्ट्रेट की कोर्ट डिवाइड होती है, तो जिस ज्यूरिस्डिक्शन में, जिस पुलिस स्टेशन में पुलिस रिपोर्ट्स एफआईआर रजिस्टर हुई है, वो पुलिस स्टेशन किस मजिस्ट्रेट के अंडर में आता है, उस मजिस्ट्रेट को वो पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी। अब पुलिस रिपोर्ट जो है सबमिट होने के बाद मैजिस्ट्रेट उसके ऊपर कोग्निजेंस लेगा। कोग्निजेंस चैप्टर 15 सेक्शन 210 222 में बताया गया बीएनएसएस में। कोग्निजेंस लेते ही अगर वो उसे लगता है कि हाँ, मेरी ट्रायल में कोर्ट चलना चाहिए, तो वो उसकी मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में ही ट्रायल चलेगा। और अगर उसे लगता है कि नहीं, ये कोर्ट ऑफ सेशन में कमिट किया जाए, तो उसको कमिटल कर देगा कोर्ट ऑफ सेशन में। चाहे मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में चले या कोर्ट ऑफ सेशन में चले, अगला जो जो प्रोसेस है, आगे के जो स्टेजेस हैं, वो सेम रहेंगे। ठीक है, उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग हो जाता है चैप्टर 17 सेक्शन 227 एंड 233। कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग क्या होता है दोस्तों? जैसे कि पुलिस रिपोर्ट आई, पुलिस रिपोर्ट में कॉग्निजेंस लिया मजिस्ट्रेट ने, उसको पढ़ा कि हाँ, वाकई में ये चार्जेस जो है फ्रेम होते हैं, और वो अक्यूज्ड का जो है ट्रायल चलना चाहिए। तो कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग में जो है, वो एक्यूज्ड को बुला के उसको कॉपी दे देती है। जैसे पुलिस रिपोर्ट सबमिट, पुलिस रिपोर्ट ने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन की सभी रिपोर्ट, एफएसएल की रिपोर्ट, पीआईपी में किसने, मतलब क्या, कौन कौन से विटनेसेस हैं उनके पास, ऑल ओवर जितना भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके सबमिट किया है, उन सब की कॉपी जो है एक्यूज को दे दी जाती है। अब यहाँ तो वो अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, अगर मान लो वो अरेस्ट नहीं होता, पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर पाती, वो फरार चल रहा है, तो पुलिस जो है, जो कोर्ट जो है, कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग के बाद उसको पेरेंट्स के लिए एक्यूज को बुलाती है। चैप्टर 6 सेक्शन 63 से 93, इसमें काफी तीनों है इसमें। जैसे कि पहले सम्मन करेगी कोर्ट, फिर वारंट भेजेगी, अगर वो वारंट पे भी नहीं आया, तो फिर उसको प्रोक्लेमेंट प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर घोषित कर दिया, पीओ जिसको बोलते हैं। तो अगर एक्यूज्ड अरेस्ट नहीं हुआ, तो फिर उसको सम्मन, वो टाइम पीरियड भी बताया हुआ है कि सम्मन कितनी बार होगा, फिर वारंट कितनी बार होगा, वारंट कैसे होगा, उसका प्रोसीजर बताया गया है चैप्टर 6 में। उसके बाद एक्यूज्ड पे चार्ज फ्रेम किए जाते हैं चैप्टर 8 सेक्शन 234 247 के अंदर। पुलिस एक्यूज से पूछती है कि डू यू प्लेड गिल्टी, अगर वो यस करे या नो करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पुलिस फिर भी, सॉरी, मैजिस्ट्रेट फिर भी उसका ट्रायल चलाता है। जैसे कि कोई भी आपने केस सुना हो सलमान खान का, या कोई भी किसी बड़े आदमी का केस सुना हो, उनके जो सर्वेंट होते हैं ना, वो वो बोल देते हैं कि हाँ, हमने किया है, हमने जो है ये ऑफेंस किया है। बट क्या पुलिस उनको गिल्टी मानती है? क्या पुलिस उनको सजा देती है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि पुलिस ट्रायल चलाती है। अगर पुलिस को ये लगेगा ना कि हाँ, आपने ही, आप गिल्टी हैं, और सारे चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं, आपके खिलाफ सारे सबूत हैं, पुलिस तभी मैजिस्ट्रेट जो है आपको सीधा जो है जजमेंट सुनाती है। चार्ज फ्रेम किया, आपने गिल्टी मान लिया, मैजिस्ट्रेट जो है वो सीधा आपको जजमेंट सुना देती है। बट ज्यादातर केसेस में चार्ज फ्रेम होने के बाद भी आपको एक मौका दिया जाता है कि आप अपना ट्रायल कंटिन्यू करें। जैसे ही चार्ज फ्रेम हो जाते हैं, ट्रायल बिगिन हो जाता है। ट्रायल होगा शेड्यूल फर्स्ट में। शेड्यूल फर्स्ट में जिस कोर्ट में लिखा हुआ है ना लास्ट में, जैसे कि हमने पढ़ा था, किस कोर्ट में ट्रायल चलेगा, वो हम फर्स्ट शेड्यूल से देखेंगे, और उसी कोर्ट में जो है ट्रायल चलेगा। तो ट्रायल कितने प्रकार के होते हैं? ट्रायल होता है कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल, सेशन जज की कोर्ट में ट्रायल, फिर वारंट केस में ट्रायल, फिर सम्मन केस में ट्रायल, जैसे चैप्टर 21, चैप्टर 20, चैप्टर 19 में कोर्ट ऑफ सेशन में चलेगा, फिर सम्मन केस चैप्टर 21 में, समरी ट्रायल चैप्टर 22 में चलेगा। ये चार प्रकार के ही ट्रायल है। बट अगर कोई बंदा अनसाउंड माइंड होता है, मान लो उसने मर्डर किया, तब वो साउंड माइंड था, बट कुछ टाइम बाद वो अनसाउंड माइंड हो गया, तो तब उसका ट्रायल किस कोर्ट में चलेगा, और किस चैप्टर में चलेगा? फिर उसका ट्रायल चैप्टर 27 सेक्शन 367 और 378 के अंडर में चलेगा। बट
यहाँ पे उसने मर्डर किया था तो कोर्ट वो साउंड माइंड था, तो उसका जो ट्रायल है वो कोर्ट ऑफ सेशन की कोर्ट में चलेगा। अब हम ट्रांसफर कब कर सकते हैं किसी केस को? जैसे कि हमारा ट्रायल चल गया, हम ट्रायल की किसी भी स्टेज में, जजमेंट आने से पहले पहले हम ट्रायल की किसी भी स्टेज में अपना केस ट्रांसफर कर सकते हैं अंडर चैप्टर 33। अब ये ट्रांसफर कैसे होगा वो सब इसमें लिखा हुआ है, सेक्शन 446 और 452 में ये बताया गया है कि एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट है, गुड़गांव में ये एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में अगर केस ट्रांसफर करना है तो हम सेशन जज के पास जाएंगे। अगर एक एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में केस ट्रांसफर करना है तो हाई कोर्ट के पास। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर केस ट्रांसफर करना है तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे केस ट्रांसफर करने के लिए। बट ये इसके कुछ रूल रेगुलेशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं, ऐसे नहीं है कि आपका मन किया तो आप किसी भी कोर्ट में आप अपना केस ट्रांसफर करवा सकते हैं। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, उस वो कंडीशन अगर फुलफिल होंगी तो ही आप अपना केस ट्रांसफर करा सकते हैं। तो जैसे ही ट्रायल हमें पता चला कि ट्रायल किस कोर्ट में चलेगा, जैसे कोर्ट ऑफ सेशन में, या वॉर ट्रायल चलेगा, या समन ट्रायल चलेगा, समरी ट्रायल चलेगा, उसके बाद आ जाता है एविडेंस की बारी। फिर एविडेंस आएंगे, इंक्वायरी होगी, ट्रायल चलेगा। इसमें मान लो अगर प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई विटनेस आए, PW1 आएगा, PW2 आएगा, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, उनका एग्जामिनेशन चीफ इन चीफ होगा। फिर मान लो डिफेंडेंट की तरफ से DW1 विटनेस आया, DW2 आया, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी। ये सब एविडेंस जितने भी आएंगे ना, और आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट को चैप्टर 19 में ही लिखे होते हैं। यहाँ पे केवल एविडेंस आएंगे, बट ट्रायल जिस चैप्टर में चलेगा उसी चैप्टर में आर्गुमेंट्स के बारे में भी लिखा हो कि आर्गुमेंट्स कब होंगे। जैसे ही एविडेंस आना स्टार्ट हो जाता है ना, यहाँ पे दो एक्ट्स पैरेलल चलते हैं, जैसे कि BNSS, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम जिसमें स्टेजेस पढ़ रहे हैं, और BSA, जिससे कि पहले एविडेंस एक्ट बोलते थे। इन दोनों के प्रोविजंस पैरेलल चलते हैं। जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होगा, कौन करेगा, उस पे क्या रूल्स रेगुलेशंस है, वो BSA से गवर्न होंगे। ठीक है, उसमें PWD कब आएगा, और ये सब एविडेंस इन इंक्वायरी एंड ट्रायल जो चैप्टर 25 में, ये BNSS से गवर्न हो। जैसे ही एविडेंसेस का पार्ट खत्म हुआ, आर्ग्यूमेंट्स खत्म हुए, पुलिस जजमेंट पे पहुंची, तो जजमेंट चैप्टर 29 सेक्शन 392 406 इनमें, बट जो चैप्टर 9 है ना, उसमें भी लास्ट का जो आप प्रोविजन पढ़ेंगे, उसमें भी जजमेंट का एक प्रोविजन है, उसमें भी जजमेंट की स्टेटमेंट लिखी जा सकती है। अब जजमेंट भी कोर्ट में, तो दो चीजें होंगी, या तो एक्विटल होगा या कन्विक्ट होगा। अगर कोई एक्यूज एक्विटल हो गया तो वो फ्री हो जाएगा, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन है, जो जिसके मान लो PP है, वो अपील डाल सकता है चैप्टर 31 सेक्शन 413 और 435 में। और अगर कन्विक्ट हो गया फिर अपील डाल सकता है एक्विटल, जो एक्विटल हुआ, जो एक्यूज हुआ, फिर वो अपील डाल सकता है। ये दोनों ही अपील डाल सकते हैं, अगर एक्विटल हुआ और कन्विक्ट हुआ तो दोनों ही तरफ से जो अपील डलेगी वो चैप्टर 31 में डलेगी, हाई कोर्ट में डाले या सेशन ऑफ कोर्ट में डाले। अगर मजिस्ट्रेटी कोर्ट में केस ट्रायल चल रहा है तो कोर्ट ऑफ सेशन में अपील डल जाएगी, और कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल चल रहा है तो हाई कोर्ट में अपील डल जाएगी। उसके बाद अपील डल गई, अगर कन्विक्ट हो गया, कन्विक्ट के बाद क्या होती है, सेंटेंसिंग। कन्विक्ट जैसे जजमेंट सुना, जजमेंट में जो ये गिल्टी है, यस दिस पर्सन इज गिल्टी, बट सेंटेंसिंग भी तो करनी होगी ना उसकी। किन चार्जेस पे उनको सेंटेंस किया जाएगा? मान लो 103 है मर्डर के चार्जेस पे, 331 है क्रिमिनल ट्रेसपास में, हाउस ट्रेसपास इन नाइट में। तो इन सब में कितनी सजा है, और वो सजा कैसे मिलेगी? रिगरस इम्प्रिजमेंट मिलेगी, लाइफ इम्प्रिजमेंट मिलेगी, या डेथ मिलेगी? वो सब सेंटेंसिंग जो होगी वो चैप्टर 30 सेक्शन 407 और 412 में होगी। सेंटेंसिंग होते ही क्रिमिनल जो हमारा क्रिमिनल ट्रायल है, BNSS में जो ट्रायल चलेगा, वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आशा करते हैं आपको BNSS का एक ओवरव्यू मिला होगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए हमारे चैनल विधि वर्डिक्ट को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।